नमस्कार मेरे सभी छात्र और सभी मेरे दोस्तों को जो मेरे इस चैनल के माध्यम से अभी हमें देख रहे हैं। तो आज का जो कंटेंट है ये अन्य दिनों के कंटेंट से कुछ अलग होगा। और आज मैं मेरे जितने भी छात्र हैं, जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी साथी हैं जो मुझे और हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, एक सुसमाचार या एक विशेष आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। और आज का वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए होगा। इससे पहले मैं अपना विषय से संबंधित या अपने क्षेत्र से संबंधित बहुत सारे विषय को लेके आया था। और आज का जो दिन है आप लोगों के लिए सच में एक बहुत ही सुंदर दिन है। तो करियर काउंसलिंग के लिए हमारे सिलीगुड़ी से हमारे भाई आए हैं जो हमारे इस डुअर्स के ही है, लेकिन वहाँ पर कई सालों से वहाँ पर रह के कंसल्टेंसी में कई वर्षों से काम कर रहे हैं। और उस कंसल्टेंसी में उनका एक बहुत बड़ा योगदान भी है। और सबसे पहले मैं अपने भाई का परिचय देना चाहता हूँ। और भाई अपना परिचय दें। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्तो है, सुदीप्तो रॉय प्रधान। मैं डुअर्स से ही हूँ। अभी भैया ने मुझे बुलाया कि कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताने के लिए। तो बेसिकली मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ लास्ट 8 साल से। तो बच्चे लोग एजुकेशन फील्ड बोलने से एक बच्चा नर्सरी से पढ़ के क्लास 12 के बाद उनको डिसाइड होता है कि बच्चा क्या प्रोफेशन में पढ़ाई करे कि उसका ज़िंदगी कैरियर सक्सेस हो। तो इसके विषय में मेनली है कैरियर काउंसलिंग पार्ट आता है, क्योंकि हमारे डुअर्स में क्या होता है, जब हम भी डुअर्स के हैं तो हमको भी पता ही है। जब मैं यहाँ पे था क्लास 12 में पढ़ता था तो मुझे नॉलेज नहीं था कि आगे जाके करना क्या है। हम लोगों का एटमोसफियर में जो समझ में आता है कि अच्छा पढ़ाई किया तो इंजीनियर या डॉक्टर बनो। ये छोड़ के भी दुनिया में बहुत कुछ होता है और हर स्टूडेंट इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए पैदा नहीं होता है, या फिर उनका मेंटेलिटी में इंजीनियर या डॉक्टर नहीं होता है। ये छोड़ के भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। तो इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब हम क्लास 12 की पढ़ाई करते हैं तो क्लास 12 की पढ़ाई करने के बाद हम एक ट्रेडिशनल वे में जाते हैं। हम एक पारंपरिक एक तरीकों को, एक मेथड्स को अपना के हम आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों को हम बहुत सारे कॉलेजों में एक भीड़ में, एक कतार में खड़े होते हुए हम देखते हैं। वही हिंदी, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे विषय को लेकर ये लोग अध्ययन करना चाहते हैं। मेरा कहने का अर्थ ये नहीं और ये कह के मैं किसी भी सब्जेक्ट के जो वैल्यू है उसको मैं घटाना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि अगर कोई ऐसे विद्यार्थी है जिसको किसी विषय को लेकर अगर उसमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, अगर उस विषय को लेकर अगर वो अपना विषयज्ञता हासिल करना चाहता है, तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अधिकतर कुछ ऐसे विद्यार्थी हम देखते हैं गांव में, समाज में, विशेषकर हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है। वो जो विषय हो है जिसको लेके वे अध्ययन करने जा रहे हैं, वो विषय उन्हें किस रास्ता में लेकर जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में उनको जानकारी नहीं होता है। लेकिन फिर भी भीड़ का अनुकरण करते हैं। और देखने में आता है कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो उनका कोई गोल नहीं रहता है, कोई उद्देश्य नहीं रहता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद घरों में ऐसे ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ऐसे विद्यार्थी जो एवरेज बौद्धिकता के है, मेंटलिटी के है, या एवरेज लेवल से कम है, अगर ऐसे विद्यार्थी कुछ वोकेशनल कोर्स, कुछ प्रोफेशनल कोर्स अगर करेंगे तो मुझे लगता है जो देश में बेरोजगारियों की जो संख्या दिखाई दे रही है, भारत विश्व की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, ये एक देश के लिए एक अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं गलत बात भी है। तो ऐसे में अगर हम सभी विद्यार्थी अगर एक ही रास्ता का अनुकरण करके वही कॉलेज जनरल स्टडीज करेंगे तो मुझे लगता है भविष्य में एक बेरोजगार की एक बहुत बड़ी समस्या आ सकती है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या क्या आपके कोचिंग सेंटर में किस किस प्रकार की पढ़ाई होती है, आप स्ट्रीम वाइज अगर आप बताएंगे तो हमें लगता है ये विद्यार्थी के लिए लाभदायक होगा। जैसे ये जो बात है कि तो सबसे पहले मैं साइंस स्ट्रीम से शुरू करता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी आजकल हमारे डुअर्स में भी साइंस विषय लेकर पढ़ना शुरू कर दिए हैं। और विशेषकर मैं एक डुअर्स का ही एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, प्रोफेशनली मैं एक टीचर हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी आज हमारे क्षेत्र में साइंस के विषय लेकर पढ़ने लगे हैं। ऐसे साइंस के विद्यार्थियों को आपको बताना होगा कि उनके लिए भविष्य में क्या लेके पढ़ाई करने से उनके लिए सबसे अच्छा होगा। तो सबसे पहले होता है कि साइंस, बच्चे लोग साइंस लेता क्यों है। जब क्लास 10 में थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया तो बच्चे साइंस लेना भी सोचता है कि हाँ अच्छा रिजल्ट 10 में कर लिया तो 12 में साइंस लेना चाहिए, 11-12। लेकिन ये सबसे गलत डिसीजन होता है। बच्चे को अगर बचपन से साइंस से प्यार है, अब साइंस दो टाइप में होता है, एक होता है आपका बायो साइंस, एक होता है मैथमेटिकल वाला साइंस, एक पीसीएम। आप ये बात बोल रहे थे कि साइंस लेके पढ़ना प्यार होना, क्या साइंस के प्रति प्यार होना, साइंस लेके पढ़ाई करना, मतलब एक होता है कि
पेरेंट्स का डिसीजन के ऊपर। ओके, आप ये पेरेंट्स बोलता है कि मेरा बच्चा क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स लाया, फर्स्ट डिवीजन मिल गया, तो साइंस ले ले। यानी जबरदस्ती वाला नहीं, जबरदस्ती नहीं, एक सोसाइटी ट्रेडिशन में चल रहा है। ओके ओके। इस चीज में सबसे पहला तो क्लास 10 के बाद बच्चे को मेंटेलिटी क्लियर होना है कि मैं साइंस लूंगा, मेरा क्लास 10 का रिजल्ट अच्छा है, 11 12 में साइंस से पढ़ूंगा, मतलब आगे फ्यूचर में साइंस पे डिपेंड करके ये तो सर है बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका क्लास 10 में बहुत अच्छा मार्क्स लाते हैं, ठीक है, गेन करते हैं, लेकिन 12 बात आते हैं मार्क्स कम घट लेवल में जाता है। जाके एडमिशन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी देखा है सर कि ड्रॉप आउट छोड़ देते हैं या तो पढ़ाई को है ना अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे विद्यार्थी अगर उनमें रुचि ना हो, तो आप यही कह रहे हैं ना, अगर रुचि ना हो तो विद्यार्थी को साइंस की ओर जाना सही नहीं है, चाहे जितना भी परसेंटेज मार्क्स। तो बच्चे के अंदर रुचि क्या है वो चीज पहले से उनको डिसाइड कर लेना है। तो हमारे डोर्स में ऐसा बहुत देखेंगे कि बच्चा का क्लास 10 का रिजल्ट बहुत अच्छा है, वो 11 12 साइंस लेके पढ़ा, लेकिन 12 का रिजल्ट खास कुछ नहीं होता। तो इसका रीजन मेनली क्या होता है कि वो दूसरा को देख के या फिर फैमिली का बात सुन के या फिर आस पड़ोस में दबाव में आके, मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको बोलते हैं, आस पड़ोस का बहुत लोगों का बात सुन के वो चला जाता है साइंस पे। एक्चुअली साइंस मैं बोलूंगा उन्हीं बच्चा को लेना चाहिए जो साइंस में कुछ अपना ड्रीम, अपना फ्यूचर करियर देखते हैं, उनको साइंस लेना चाहिए। साइंस लेते हैं बच्चा लोग, एक तो होता है पीसीबी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मेन बेसिकली मेडिकल टर्म्स में जाने के लिए बच्चा लोग इसमें प्रिपेयर होता है। फिर एक बार बोले कौन-कौन सा? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसको बोलते हैं बायोसाइंस, पीसीबी। और दूसरा वाला होता है आपका पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तीन मेन सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके चलते हैं बच्चा लोग। ओके, अभी पीसीएम पहले टॉपिक में, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट है, ये साइंस वाले बच्चे को ये दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छा से पढ़ना ही है। और मेन इसके साथ आता है बायोलॉजी। अभी साइंस में बच्चा लोग बायोलॉजी लेके पढ़ रहा है तो उसका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है मेडिकल मतलब एमबीबीएस का पढ़ाई, जो कि हमारे देश में बहुत ही डिमांडेड है। एमबीबीएस पढ़ने के बाद बच्चे डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर का रिस्पेक्ट और वैल्यू तो सबको पता है, हम लोग को डिमांड भी सबको पता है। तो फर्स्ट होता है मेडिकल। तो मेडिकल के लिए क्या है, एक ही नॉर्म एंड टर्म्स है कि बच्चा लोग 11 12 साइंस से पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स लाए, वो भी उसमें भी कैटेगरी करती है मिनिमम 50%, तो कोई भी बच्चा लेके आता है। और हमारा देश में एक कॉमन एंट्रेंस है नीट का, जो नीट का एग्जाम होता है ये 720 मार्क्स में होता है, जिसमें हमारा वेस्ट बंगाल का टर्म्स है बच्चा मेडिकल के जो बच्चे नीट का कॉमन एग्जाम में बैठना है, एक ही एग्जाम होता है इसमें ऑल ओवर इंडिया। तो इसमें हमारा स्टेट का टर्म्स है 600, 720 में अगर बच्चा 600 लाया तो बच्चा को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। तो गवर्नमेंट टारगेट होना चाहिए बच्चा लोगों का, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल जो है हमारा देश में ये बहुत कॉस्टली है। मेडिकल का जो भी प्राइवेट कॉलेज है, जैसे हमारे वेस्ट बंगाल में भी 5-6 कॉलेज है, तो बाहर में भी है, साउथ में भी है, हर एक स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस होता है वो हद से ज्यादा ऊपर का होता है, जो कि हमारे जैसे मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्डेबल है नहीं। तो फर्स्ट तो आ गया मेडिकल एमबीबीएस का पढ़ाई, उसके बाद आता है बच्चा लोग चाहे तो आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथी के ऊपर भी डॉक्टरी का पढ़ाई कर सकते हैं, साइंस लेके बायोलॉजी लेके पीसीबी में तो ये कर सकते हैं। ये छोड़ने के बाद यहाँ पे डेंटिस्ट का लिए पढ़ाई होता है, वो भी नेक्स्ट लेवल आता है, उसका नेक्स्ट लेवल मतलब एकदम टॉप से देखेंगे तो एमबीबीएस, उसके बाद आयुर्वेदिक, उसके बाद होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एक ही लेवल का, अलग करके नहीं बताऊंगा। उनके नीचे डेंटिस्ट के लिए ईएनटी के लिए पढ़ाई बच्चा लोग कर सकते हैं, सब डॉक्टर ही है। उनके नीचे आता है फार्मासिस्ट का कोर्स, बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट होता है 4 साल का, जो कि डॉक्टर तो बन जाएगा लोग, लेकिन दवाई बनाने वाला भी तो कोई चाहिए, नहीं तो हम तो दवाई भी जिंदा है सब लोग। तो ये फार्मासिस्ट कोर्स आ गया। फार्मासिस्ट को 2 टाइप का होता है, एक होता है बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट बी फार्मा, और फार्मासिस्ट में डिप्लोमा भी होता है 2 साल का, जो मैक्सिमम लोग डिप्लोमा इन फार्मासिस्ट करके छोटा मोटा जॉब या फिर अपना दवाई दुकान खोलने में जैसा काम करते हैं, ये सब प्रोफेशनल हो गया। इसके साथ साथ नर्सिंग आता है मेडिकल टर्म्स में, इसके लिए भी बायोलॉजी होना कंपलसरी होता है। एक होता है जीएनएम होता है, एक होता है जीएनएम नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग एक दूसरे से। तो जो आपका साइंस पीसीबी बच्चे हैं, बायोलॉजी वाले बच्चे, बीएससी नर्सिंग के लिए सिर्फ वही लोग हैं, यानी कि बीएससी कॉलेज कंप्लीट करने के बाद नहीं बीएससी कॉलेज नहीं, क्लास 12 के बाद डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग पढ़ सकते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। बायोलॉजी कंपलसरी सब्जेक्ट, इसके लिए गवर्नमेंट का एक एंट्रेंस होता है, ये एंट्रेंस बैठना है, एंट्रेंस में भी रैंक करना है, सेम मेडिकल का जैसा रैंकिंग। और ये जो एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, अधिकतर क्या देखने को मिलता है कि क्लास 12 पास करने के बाद बच्चे तुरंत बिना तैयारी का ये तुरंत प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज होता है बहुत ज़्यादा पैसा ले लेता है, भी एक्सपेंसिव होता है।
जबकि हमें लगता है कि अगर बच्चा घर में बैठ के ही क्लास 11 में पहुंचने के तुरंत बाद अगर वो तैयारी घर में शुरू कर दे और किसी कोचिंग सेंटर के साथ, अभी तो ऑनलाइन भी क्लासेस बहुत सारे होते हैं, अगर बच्चा घर में बैठ के क्लास 11 में पहुंचते ही अगर वो अपना अध्ययन शुरू कर दे, तो हमें लगता है एंट्रेंस एग्जाम में जब बच्चा बैठेगा तो एंट्रेंस में शायद एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम होता है कि एंट्रेंस एग्जाम का जो खबर हमारे यहाँ का बच्चा लोगों को होता ही नहीं मिलता है सर, बहुत अच्छी बात क्योंकि ये क्लास 12 के बाद एग्जाम खत्म होने के बाद सोचने वाला बात नहीं है। हाँ। एंट्रेंस का फॉर्म एग्जाम आने से 2 महीना पहले ही निकल और जाता बहुत है। सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि सर पढ़ाई कर रहे होते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता है कि सर आगे जाना कहाँ है सर, उनको वही। खबर भी नहीं मिलता है, उसको मैथोडोलॉजी के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होता है सर। तो ये हो गया मेडिकल ट्रांस का कोर्सेस मेनली, जो बीएससी नर्सिंग, ये भी एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं। और आपने जो दूसरा चीज पूछे जीएनएम, जी जनरल नर्सिंग, इसके लिए गवर्नमेंट का एक मैंडेटरी है, बच्चे को 50% मार्क्स आना है क्लास 12 में। क्लास 12 इसके लिए साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स के लिए कोई मैंडेटरी नहीं रखा है अभी तक गवर्नमेंट ने। अच्छा कोई भी कर सकता कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन अच्छा। उनको एचएस में 50% मार्क्स के साथ आना है। अगर इसमें भी अभी छुटकारा है कि अगर हमारे स्टेट में कास्ट कैटेगरी चलता है, हाँ राइट कोई एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी अदर्स बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करता है, Yes. उनके लिए यहाँ पे परसेंटेज में भी थोड़ा सा छुटकारा है। वो लोग 45% मार्क्स में भी नर्सिंग पढ़ सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग। ओके ओके। तो ये हो गया। तो भाषा की कोई समस्या नहीं, सपोज बीएससी नर्सिंग या कोई जीएनएम के लिए एडमिशन ले लिया तो ऐसा कोई भाषा को लेकर कोई नहीं, ये एक क्योंकि mandatory हमारे चीज़ शहर है। में अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, तो जब वो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो हिंदी में उन्हें बीएससी या जीएनएम करने की सुविधा मिलेगी। नहीं, ये चीज को एक धारणा में रखना है क्योंकि मेडिकल लाइन का जो भी कोर्स है मेडिकल टर्म्स में, ये नर्सिंग हो या फिर एमबीबीएस का पढ़ाई हो, हर एक पढ़ाई इंग्लिश में होता है। ये स्टेट वाइज वेरी नहीं करता है, जैसे बंगाल है बंगला में पढ़ाएगा, बिहार है बिहारी में, ये कोई वेरी नहीं करता है। ऑल ओवर इंडिया में सेम होता है, ये टोटली इंग्लिश में पढ़ाई होता है क्योंकि मेडिकल का पढ़ाई बंगला में यानी या कि फिर अगर कोई लैंग्वेज में नहीं होता है। कोई ऐसा कैंडिडेट है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम करना चाहता है, तो उन ऐसे बच्चों को नीचे क्लास से ही इंग्लिश विषय पर ध्यान देना इंग्लिश होगा। विषय पे अच्छा से ध्यान देना है, हाँ। ताकि क्योंकि वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा, बच्चे का एग्जाम भी इंग्लिश में ही देना तो पड़ेगा। सर ऐसा कुछ मैंडेटरी है कि एचएस में उनका इंग्लिश का मार्क्स भी देखा हाँ, इंग्लिश में 50% मार्क्स तो मिनिमम मैंडेटरी होना ही रहता पड़ता है सर इंग्लिश में 50%। है। हाँ, अगर ऑल टोटल जीएनएम में जैसे 50 मैंडेटरी नहीं है, बच्चे को इंग्लिश में 2 नंबर कम भी लाया, अदर सब्जेक्ट में ज्यादा लाया, तो उससे एडजस्ट होकर एडमिशन तो मिल जाता है। लेकिन मेन विषय आता है कि वो पढ़ाई कैसे करेगा 3 अच्छा, आप साल जो बीएससी में बोल रहे हैं, बीएससी के लिए 50% कंपल्सरी अभी है? बीएससी के लिए 50% कंपलसरी है। ठीक। तो ये हो गया आपका बायोलॉजी वाला मैटर। अभी आता है मैथ्स में। यानी कि मेडिकल का जो कोर्सेस Medical, होता है उसके हाँ। बारे में आपने हाँ। एक हाईलाइट कर दिया। हाईलाइट, अभी किसी बच्चे को डिटेल्स में जानना है तो उनसे डिटेल्स में हाँ, क्वेश्चन हाँ, करेगा आपको। हाँ, उसको तो इस तरह से अब अगर आप मेडिकल ग्राउंड में अगर आगे जाना चाहते हैं और मेडिकल ग्राउंड से संबंधित आपके पास कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग के लिए एक नंबर दिया जाएगा, नाम दिया जाएगा, एक एड्रेस दिया जाएगा, उसमें कॉल करके आप मेडिकल से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि सारा चीज़ इस वीडियो में बताना संभव नहीं है, ये हम एक प्रतीकात्मक रूप से मैं इस वीडियो को लाकर एक आप लोगों के भीतर एक जागरूकता लाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ आपको बताना यहाँ पर संभव नहीं है। सर आगे इंजीनियरिंग के बारे में हम आगे जो डिस्कस करेंगे। पीसीएम था, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, बेसिकली ये बच्चे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वाले बच्चे लोग क्या होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए सोचते हैं। ओके तो इंजीनियरिंग जो हमारा देश का पहले का ट्रेंड था, ओके। इंजीनियरिंग का ट्रेंड हर 5-10 साल में चेंज होते रहता है। जैसे 10 साल पहले या 15 साल पहले जो ट्रेंड था इंडिया में, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो ट्रेंड था, ओके वो डाउन हो चुका है। ओके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल के होता था, वो भी डाउन हो चुका है उनका मार्केट, क्योंकि इंडिया में उतना सारा सॉफ्टवेयर कंपनी नया डेवलप हुआ नहीं। ओके। तो अभी चल रहा है कंप्यूटर साइंस में ही चल रहा है, लेकिन उससे भी थोड़ा एडवांस कोर्स पे ऊपर इंजीनियरिंग चल रहा है, जैसे डेटा एनालाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, डेटा साइंस, ये सब नया सब्जेक्ट आया है इंजीनियरिंग में, जो कि आज से 10-15 साल पहले इस सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं होता था। अच्छा राइट। जैसे मैं नॉर्मल एक एग्जांपल दूंगा, डेटा एनालाइज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के ऊपर, ये क्या होता है। आज का डेट में हम सब एंड्रॉयड फोन या फिर मल्टीमीडिया फोन तो चलाते ही है। राइट राइट। फोन में आप सुबह जाके गूगल में कुछ एक चीज को सर्च कर लो, ओके एक आपने एडिडास का टी शर्ट ही सर्च कर लो, ओके आप दिन भर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब कहीं पे भी रहो, आपको दिन भर एडिडास का टी शर्ट का ऐड आते रहेगा। ओके। दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आजकल इसके ऊपर बीटेक का एक सब्जेक्ट है, 4 साल का कोर्स। यानी कि कैंडिडेट को जिस तरह का मार्केट में रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का डिमांड हाँ, है, तो उसी के हिसाब से उससे- इंजीनियरिंग का कोर्स भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई कोई इंजीनियरिंग ट्रेडिशनल है, जैसे आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि कभी चेंज नहीं होने वाला सिस्टम है, और मैं चाहूंगा बच्चा लोग एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करे। ना उसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है आपको। सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्रीकल्चर मतलब किसान नहीं होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मतलब यस यस, कभी-कभी लोग सोचते हैं सोचते हैं एग्रीकल्चर में पढ़ूंगा तो किसान बनूंगा, ये सब कोई मैंडेटरी नहीं है।
एग्रीकल्चर के ऊपर भी बीटेक कर सकता है लोग, उसके बाद एमटेक भी कर सकता है। ये टोटली डिफरेंट सेक्टर है, क्योंकि एग्रीकल्चर में पढ़ना मतलब किसान का काम नहीं करना, एग्रीकल्चर में पढ़ना मतलब अपना इंडिया का किसान को डेवलप करना होता है। अच्छा सर, एक बातें हैं, एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में भी ये प्रश्न हमेशा पॉपअप्स करते रहते हैं। क्या कोई आर्ट्स का एक स्टूडेंट है, क्या इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई कर सकता है? नहीं, एकदम नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको डिसीजन उनका क्लास 10 के एग्जाम के बाद ही लेना था। लेना चाहिए था उनको। इंजीनियरिंग अभी जैसे आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, कहाँ से कर सकता है, 12th में आर्ट्स में कर लिया, उनको जेनपार का एग्जाम होता है। यानी कि अब हम आर्ट्स की आर्ट्स के पहले आर्ट्स के बाद कर लिया, इंजीनियरिंग की जॉब पूछ लिया। हाँ। आर्ट्स में 12 करने के बाद वो पढ़ कहाँ सकते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज जा सकते हैं डायरेक्ट। ओके 3 साल का जहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है पॉलिटेक्निक। ओके। अगर वो इंजीनियरिंग में सच में इंटरेस्टेड है तो 3 साल का पॉलिटेक्निक कॉलेज कंप्लीट करेगा। कॉलेज करने के बाद उसको बीटेक का जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है उसका सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। मतलब जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई 4 साल का था वो लगेगा उनको 6 साल, लेकिन वो बीटेक कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। आर्ट्स के बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी का लाइफ में गलत डिसीजन हो जाता है। क्लास 10 के बाद आर्ट्स लेके या फिर कॉमर्स लेके पढ़ लिया, लेकिन मेंटलिटी तो इंजीनियर था ना। तो आर्ट्स के बच्चों के लिए सर किस किस प्रकार का मतलब कि स्कोप मिलता है सर? आर्ट्स के बच्चों के लिए देखिए, सबसे पहला मैंडेटरी लाइन होता है बच्चा आर्ट्स क्यों लेता है। ओके। सबसे पहले ये चीज आपको समझना है, आर्ट्स बच्चा लोग मेनली हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट आर्ट्स लेता है ना। अगर हम ट्रेडिशनल को छोड़े, क्योंकि ट्रेडिशनल को नहीं, कॉलेज में पढ़ाया होता है, ट्रेडिशनल पढ़ाया होता है, वो तो सब बच्चे जानते हैं। नहीं, इन सभी को उसके लिए भी कौन लेता है, क्योंकि आर्ट्स में भी 2 टाइप ऑफ बच्चा आर्ट्स लेता है। ओके एक बच्चा आर्ट्स लेता है क्योंकि उसको किसी सब्जेक्ट से प्यार है, ओके इंग्लिश हो, जैसे हिस्ट्री हो, बहुत ज्योग्राफी हो, अच्छी कोई बात है। वो सब्जेक्ट के उसके ऊपर उनको ग्रेजुएशन करना है। ओके उसके बाद उनके मास्टर डिग्री, बीएड जो भी है आगे का कोर्स, पीएचडी करना है, उसमें करना है। ओके और दूसरा टाइप का स्टूडेंट क्या होता है कि आर्ट्स में उनको ग्रेजुएशन करना है, क्योंकि आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना साइंस से थोड़ा इजी होता है। इजी होता है। तो आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद उनका फर्दर जो लाइफ है, डब्ल्यूबीसीएस, आईसीएस हुआ, अभी यूपीएससी यूपीएससी के एग्जाम, तो तो इसके सबसे लिए बड़ी बात तैयारी। है यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले जो कैंडिडेट है या कोई ऐसे एस्पिरेंट है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए ऐसा नहीं कि सबके पास ऑनर्स का डिग्री होना ही है। जस्ट नॉर्मली अगर पास कोर्स से भी अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो वो 50% मैंडेटरी है। जस्ट 50% मैंडेटरी, Graduation में एसटीएससी के लिए 45% है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पास कोर्स कर रहा हूँ, मैं मुझे आगे बढ़ने के लिए मुझे मौका नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्लास 10 में जो सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन लाता है, ऐसे कैंडिडेट भी बहुत सारे कैंडिडेट को सर मैंने यूपीएससी में है ना आईएएस आईपीएस बनते हुए देखा है। इसलिए क्लास 10 का रिजल्ट वैरी नहीं करता है वो ग्रेजुएशन का रिजल्ट उसका क्या हो। तो ये तो हो गया टाइप ऑफ स्टूडेंट जो ये तो आपका एक ट्रेडिशनल वे में हुआ, आर्ट्स जो इन चॉइस लेता है। और नेक्स्ट स्टूडेंट हो गया जो बाय चांस आर्ट्स लेता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जिसका रिजल्ट अच्छा हुआ नहीं है, सब लोग कॉलेज जा रहे हैं, हम भी जाए कॉलेज पढ़े, तो ये होता है गलत डिसीजन। तो इन स्टूडेंट लोगों को मैं बोलूंगा जिनका तो एक टारगेट सेट पहले से होता है कि मैं हिस्ट्री में पीएचडी करूंगा। ओके सर, ये जो कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई है, अपार्ट दिस, अगर हम कोई प्रोफेशनल कोर्स की बात करें तो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए किस प्रकार की? देखिए, आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए मेडिकल लाइन थोड़ा सा ही खुला है सर। जो वो टेक्नीशियन होता है, लैब में भी होता है, असिस्टेंट वगैरह, मेडिकल लाइन में वो 2 ही कोर्स होता है। एक होता है लैब टेक्नीशियन का कोर्स जो कि 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। आर्ट्स स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। कितना साल का होता है सर? ये 2 साल का होता है डिप्लोमा कोर्स। ओके। ये जो 4 साल का बैचलर डिग्री है वो सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही कर सकते हैं। अच्छा। तो आर्ट्स के बच्चे 2 साल का टेक्नीशियन कोर्स कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा आज का डेट में मेडिकल का बहुत डिमांड है, रेडियोलॉजी, एक्सरे, ओटी टेक्नीशियन। तो ये 2 साल का कोर्स करके अपना करियर को ये बच्चे लोग सेटअप कर सकते हैं। या फिर जो जीएनएम नर्सिंग होता है, जनरल नर्सिंग, ये आर्ट्स के और कॉमर्स के बच्चे भी कर सकते हैं। इनके लिए भी सेम मैंडेटरी है, 50% मार्क्स लेके आओ, एंट्रेंस में बैठो, एंट्रेंस पास हो गया तो गवर्नमेंट कॉलेज, नहीं तो बहुत सारे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी है, उसमें भी जाओ। और बच्चे लोग सोचेंगे प्राइवेट कॉलेज फीस बहुत ज़्यादा, इस बारे में बता दूं कि बच्चे के पास अगर मार्क्स अच्छा है 12th में, तो बच्चे लोग को कोई भी कॉलेज में देखो, एडमिशन से पहले देखो कॉलेज का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। कॉलेज में एडमिशन के साथ साथ उनका एडमिशन लेटर मिलता है, वो लेटर के थ्रू बच्चा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन लोन, सारा चीज़ों में अप्लाई कर सकता है। जिनका थोड़ा मार्क्स अच्छा है उनको लोन मिल जाता है गवर्नमेंट से। तो इसमें क्या होता है, बच्चे लोगों को पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आता है। कभी मिसगाइड भी कर देता है कोई सर, इंस्टीट्यूशन होता है सर। हाँ, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन के बारे में, जैसे आज का डेट में तो सब बच्चे फोन चलाते हैं, मतलब एफिलिएशन का चेक करने की बात, सब बच्चे फोन चलाते हैं। तो जो कॉलेज में या फिर जो इंस्टीट्यूट में, अब जो नर्सिंग कॉलेज में ही जा रहे हो, मेनली नर्सिंग कॉलेज वाले ज्यादा मिसगाइड करते हैं। तो उस कॉलेज का नाम लिख के आप सर्च करोगे तो कॉलेज का क्या क्या रजिस्ट्रेशन है। जैसे नर्सिंग कॉलेज का मैंडेटरी होता है आईएनसी,
इंडियन नर्सिंग काउंसिल के लिए एफिलेटेड है या नहीं कॉलेज, यस, और जो स्टेट में आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी बंगाल में है तो हम लोग वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में एफिलेशन होगा WBNC, वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल का। तो आपको मेनली बच्चा लोगों को देखना है कि मेरा कॉलेज WBNC से एफिलेटेड है या नहीं, या फिर WBNC का ऑफिशियल पेज में मेरा कॉलेज का नाम है। एडमिशन लेने से पहले बच्चा के साथ पहले देख लेना है, शामिल कर लेना है, ये सब चीज छानबीन करके पढ़ना है, क्योंकि अगर आपका कॉलेज के पास एफिलेशन नहीं होगा तो आपका 3 साल बाद सर्टिफिकेट का वैल्यू नहीं है, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा, पैसा समय बर्बाद हो जाएगा, समय पैसा से भी ज्यादा होता है कि समय बर्बाद। और ये तो हो गया आर्ट्स के बच्चे, ये छोड़ के आर्ट्स के बच्चे जा सकते हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एक सेक्टर है जहाँ पे पूरा बिजनेस कॉर्पोरेट सेक्टर को मैनेज करना, ये मैनेजरियल कैटेगरी फिर आर्ट्स के बच्चे लोगों के पास ही मेन ऑप्शन आता है। ये लोग पहले BBA करके MBA भी कर सकता है, या फिर आजकल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के ऊपर भी डिग्री ले सकते हैं 3 साल का। ये छोड़ के कोई भी बच्चे का ड्रीम होता है ऊपर उड़ने का, जैसे एविएशन कोर्सेज में जा सकते हैं, एयरवेज में, तो उसके लिए भी मैंडेटरी कुछ चीजें होता है कि हर एक इंस्टीट्यूट बोलता है 100% प्लेसमेंट, क्योंकि टोटली प्राइवेट सेक्टर है, इसमें कोई गवर्नमेंट लेन देन है नहीं। तो इसमें क्या है, वो इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट क्या है, वो इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपका किसका दे रहा है, वो सब पहले देखना है। वो इंस्टीट्यूट में मैं अगर एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे एजुकेशन लोन के लिए मैं अप्लाई करने के लिए वैल्यूएबल हूँ कि नहीं, वो भी देखना है। और सबसे मेन तो है कि बच्चे एयरलाइंस के लिए कुछ एक क्राइटेरिया होता है, बच्चे का हाइट, बच्चे का फेस कट, बच्चे का वेट, बॉडी ग्रोथ, सब कुछ मैंडेटरी होता है। ये सब चीज़ गूगल में सर्च करने से टोटल मिल जाता है कि ये एक एयर होस्टेस के लिए मिनिमम कितना हाइट चाहिए। आज अगर देख लेंगे आपको पता चल जाएगा, हाँ आपके पास हाइट है तभी आप जाओ इसमें। यदि इस फील्ड के ऊपर जाके 1 साल का पढ़ाई करने के बाद अब इंटरव्यू में रिजेक्ट होने से तो अच्छा है पहले गूगल में देखो। तो आगे कुछ है सर? आगे कॉमर्स वाले बच्चे के लिए कुछ बताया नहीं, तो कॉमर्स यहाँ पे मेनली बच्चे लोग कॉमर्स के ऊपर थे अकाउंटेंट बनने के लिए। जो हमारा यहाँ का मेंटेलिटी जो है कि कॉमर्स लेके पढ़ना है, मतलब अकाउंटेंट बनना है, CA बनना है। तो कॉमर्स एक सब्जेक्ट है, कॉमर्स लेने के बाद बच्चे लोग बेसिकली BCA या BBA में जाता है, बेसिकली मैक्सिमम बच्चे कि मैनेजमेंट BBA में जाके BBA इन फिनांस में एक मैनेजमेंट कोर्स होता है, उसके बाद MBA फिनांस करके एक बच्चा बड़ा लेवल का अकाउंटेंट बन सकता है। या फिर बच्चे अगर ऑनर्स में पढ़े, अकाउंटेंसी ऑनर्स कर रहे हैं, उसके बाद मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, तो अकाउंट्स में भी अच्छा स्कोप है। यहाँ पे बिजनेस मैनेजमेंट होता है, बिजनेस स्टडीज होता है अकाउंट्स में, तो हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग रास्ते हैं। और बच्चे अगर CA के लिए सोच रहा है तो CA बनने के लिए सबसे पहला होता है एंट्रेंस CPT का। तो ये एंट्रेंस बैठना और इसको क्रैक करना बहुत जरूरी है। मतलब 11-12 कॉमर्स लेके पढ़ा मतलब मैं CA बनूंगा, ये सोच नहीं रखना चाहिए बच्चे लोग। और उसके बाद कोई कॉलेज में जाके अकाउंट्स ऑनर्स या फिर जनरल में पढ़ लेना, तो ये फॉर्मेट से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आज का डेट में, क्योंकि कंपटीशन मार्केट है। तो या तो फिनांस के ऊपर ही अगर अकाउंटेंट बनने का सपना से HS में कॉमर्स लिए हो तो सीधा सीधा फिनांस में ही पढ़ाई करो, या CA बनना है तो CA का एंट्रेंस का तैयारी करो। मैं तो बच्चे लोगों से यही बोलूँगा। तो ठीक है, तो आप लोगों ने बहुत सारे विषय के बारे में या ऐसा कौन कौन सा फील्ड है जिसका आप फॉलो करके आप अपना करियर का निर्माण कर सकते हो, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली। तो हमारे दूर से आए हुए मेरा भाई है सुदीप भाई, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप इतना बिजी होने के बावजूद भी, इतना बिजी शेड्यूल में आपने अपने क्षेत्र के भाई बच्चों के लिए आगे बढ़ने के लिए आपने इतना अच्छा अपना विचार को रखा, अपनी इन्फॉर्मेशन को दिया। मैं इसके लिए आपके प्रति मैं बहुत ही मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई। और अंत में अपना वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं आपको एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जितने भी हमारे भाई, जितने भी अभिभावक हैं, और एक बात याद कीजिएगा, ये जो वीडियो है हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट जो कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको जानकारी नहीं है, हो सकता है उनके पास इस प्रकार की फैसिलिटी ना हो, मोबाइल ना हो। तो ऐसे में अगर कोई भी भाई हो या दीदी हो या कोई भी अभिभावक हो, अगर आपके पास ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक कैंडिडेट के पास आप शेयर करें, सेंड करें, ताकि उन लोगों को सही खबर, सही जानकारी सही समय पर उन्हें मिले। ये मैं आग्रह आप लोगों को करता हूँ। तो अंत में मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि लास्ट में आप अपने भाई बहनों को जो तैयारियाँ कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बेसिकली मैं लास्ट में एक ही बात बोलूँगा सारे बच्चे लोग हम लोग का यहाँ का जो नॉर्थ बंगाल जो डुवर्स के है, मैंने यहाँ के बच्चे लोगों का एक बड़ा सबसे बड़ा और गुरुत्वपूर्ण मिस्टेक क्या है, बच्चा लोग क्या देखता है कि मेरा दोस्त नर्सिंग पढ़ रहा है, मैं भी नर्सिंग पढ़ूंगा। मेरा दोस्त होटल मैनेजमेंट करने गया, मैं भी जाऊंगा। अंधा अनुकरण।
हाँ। इस चीज पे सबसे बड़ा फोकस बच्चे लोगों को रखना है कि मेरे पास जो करने का कैपेसिटी है, या फिर मेरा फैमिली जिस चीज में मुझे सपोर्ट कर रहा है, या फिर बचपन से मुझे जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मुझे उसमें जाना चाहिए। उसमें अगर शायद मेरा क्लास का कोई दोस्त नहीं आ रहा है तो वो अलग बात नहीं है, क्योंकि आप नया कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे आपको नया दोस्त मिल ये जाएगा। जाने बिना कि उसके भीतर वो टैलेंट है कि नहीं। अभी मेरा दोस्त ये करेगा, इंजीनियरिंग करेगा, तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा। तो वो तो क्योंकि उसका शायद ऐसा हो सकता है कि आपका दोस्त बचपन से इंजीनियरिंग सोच के ही बड़ा हुआ था, वो 12th के बाद कॉलेज गया, 4 साल बढ़िया से इंजीनियरिंग पढ़ के वो अच्छा इंजीनियर बन गया। आप इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसोगे, उसका टर्म्स कंडीशन, उसका पढ़ाई, ये सब देख के आप अपने आप को कोसोगे कि मैं गलती से क्यों इधर आ गया। तो ये गलती नहीं करना है। और कॉलेज चूज करना ये सेक्टर होता है कि 3 साल के लिए पढ़ने जाना, ये बड़ा बात नहीं है कि दोस्त नर्सिंग पढ़ रहा है, मैं भी उसके साथ 3 साल नर्सिंग पढ़ लूंगा, या फिर दोस्त इंजीनियरिंग करने गया, मैं भी उसके साथ जाकर 4 साल का इंजीनियरिंग कर लूंगा। ये एकदम ही बड़ा बात नहीं है। बड़ा बात ये होता है जो प्रोफेशन में आप 3 साल या 4 साल के लिए आप जा रहे हो कॉलेज पढ़ने के लिए, आपको एक चीज दिमाग में हर वक्त रखना है कि उसी प्रोफेशन में आगे जिंदगी का मिनिमम 30 से 40 साल आपको काम करना है। अगर आप 3 साल के लिए आप नर्सिंग कॉलेज चले गए तो दोस्त तो नर्स बन गया, वो काम कर लिया, लेकिन आपको अगर नर्सिंग का काम पसंद नहीं आया तो आगे जिंदगी का 30-40 साल आप कैसे बिताओगे। सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है, जो प्रश्न है जो छूट गया है, मैं उसको एडअप करना चाहता हूँ, जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे डिसएडवांटेज बच्चे पढ़ाई करते हैं, ST/SC बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपके कोचिंग सेंटर में कोई एक्स्ट्रा उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर? देखिए, प्रिविलेज नहीं है? हर क्षेत्र में होता है। जैसे SC/ST जो बात उठाए ना, तो हमारे क्षेत्र में ज्यादा बच्चे हैं SC/ST, तो इनके लिए सरकार हर जगह में फैसिलिटी दे के रखे है। मेनली हर कॉलेज में एडमिशन में 5% मार्क्स से छुटकारा है, हर जगह में, हर फील्ड में। ऊपर से SC/ST बच्चा अगर सही रास्ता में, सही इंस्टीट्यूट में जाए, जिसके लिए हम गाइड करेंगे बच्चे का डिमांड के ऊपर, तो उस कॉलेज में उसको क्या क्या का स्कॉलरशिप मिल रहा है। मोटा मोटी एक ST या SC बच्चा अगर कोई कॉलेज में पढ़े, प्रोफेशनल कॉलेज में, उसको विवेकानंद फंड है, बहुत सारे फंड होता है जो स्टाइफेंड बोलते हैं, जिनको हम स्कॉलरशिप तो नहीं, स्टाइफेंड बोल सकते हैं। स्कॉलरशिप बोलते हैं जो बच्चे 80-90% के ऊपर मार्क्स लेके जाते हैं, उनको जो रिवार्ड मिलता है दैट्स स्कॉलरशिप। और जो ST/SC के लिए जो मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टाइफेंड। तो ऐसे हर बच्चे अगर सही कॉलेज में पढ़ता है, जेन्युइन रजिस्टर्ड कॉलेज में पढ़ने जाता है, इंस्टीट्यूट में जाता है, तो वहाँ पे ये SC/ST OBC का बहुत सारे स्टाइफेंड होता है ना। आपका कोचिंग सेंटर में अगर बच्चे हमारे पास है, आपके कोचिंग सेंटर के द्वारा ऐसी कोई सुविधा बच्चों के लिए की गई है? हम बच्चे को हर सही रास्ता दिखाते हैं। अगर SC/ST बच्चे हैं, उनके पास अगर सच में टैलेंट है पढ़ने का, वो अगर सपोज बच्चा को पास, मतलब बच्चा पढ़ा, इतना मार्क्स लाया, उसको अगर 1 साल हम ठीक से पढ़ाएंगे तो गवर्नमेंट रिजल्ट निकाल देगा। तो ऐसे बच्चे के लिए हम लोग बहुत सारे फैसिलिटीज रखे हैं, जो कि जनरल बच्चों से बहुत ज्यादा, क्योंकि उनके पास मार्क्स 5% का छुटकारा हर जगह है। जैसे यहाँ पे मेडिकल के बारे में, जहाँ पे जनरल स्टूडेंट के लिए 600 है, SC/ST बच्चा है तो वो लोग 550 है। एक बार पुनः आप अपने नाम और अपना इंस्टीट्यूशन जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं उसके बारे में बताइए, उनका डिटेल्स बताएं। मेरा नाम है सुदीप्तो रॉय प्रधान। मेरा जो कंसल्टेंसी है, करियर काउंसलिंग जहाँ पे होता है, उसका नाम है एडुमेटिक सिलीगुड़ी। ये सिलीगुड़ी में है। मेरा नंबर है 7029127298। अब इस नंबर में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और किसी भी बच्चे को अगर इंजीनियरिंग, मेडिकल या फर्दर कोई कोर्स के लिए कोई भी जानकारी या फिर कोचिंग का जरूरत पड़े, कोई भी कंफ्यूजन है तो उसका सारा क्लियरेशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्ते।